हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस दैट मेट। और आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के बारे में। हेलो हेलो भाई साहब, किधर? अरे जिम्बाब्वे और इंडिया। हम नहीं। जिम्बाब्वे इंडिया इंडिया का मैच रिव्यू करते हैं। नहीं, बात सही है आपके कि हम इंडिया का मैच कवर करते हैं, बट हमें इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच कवर करने के लिए वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच कवर करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली बात तो सही है, वो एक्चुअली मेन मैच था कल। जिम्बाब्वे इंडिया का तो शायद हमें पता था क्या रिजल्ट होने वाला है। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ रग्बी वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूंगा। भाई साहब, आप ज्यादा भावना में मत भइए। सोचा है साउथ अफ्रीका का पीआर लेते हैं, एक बार चलते हैं केप टाउन, देखते हैं किधर कैसा क्या सीन है भाई। बिकॉज वी लव साउथ अफ्रीका नाउ। एवरीबॉडी इन इंडिया लव साउथ अफ्रीका। हाँ, एक्चुअली मैं भी बहुत साउथ अफ्रीका का फैन बन चुका हूँ। इसके बारे में बात करेंगे, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड नाउ। हाउस दैट मेट। सो गाइस, तो किससे बात करें पहले? साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए। जी हाँ, हम दोनों तो साउथ अफ्रीका की जर्सी भी एटलीस्ट कलर पहन के आए। आपको क्या लगा, पड़ोसियों के लिए पहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, साउथ अफ्रीका के लिए पहना है। यस, हमारे नए फेवरेट पड़ोसी जो कि है साउथ अफ्रीका, बिकॉज द वे दे प्लेड। और हम जो मैच देख रहे थे, मजा आ गया देख के, क्योंकि पूरा एक्साइटमेंट वही गेम में था। ब्रैंडन किंग और शाई होप ने थोड़ी देर के लिए हमारे सांसें तो रोक दी थी वैसे, बाय द वे। वेल, रोकी तो थी, बट आई फील मुझे पूरा भरोसा था साउथ अफ्रीका के बारे में। मुझे तो लगा था कि मैच 10 ओवर के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इज इट? हाँ। क्योंकि वेस्ट इंडीज वालों को पता नहीं कुछ ज्यादा ही जल्दी थी डगआउट में जाने की, और जिस तरीके से वो अपना विकेट्स गिव अवे कर रहे थे, आई एम लाइक कि क्या हो गया इनको। Yeah, that's true. I believe first couple of overs were really good for West Indies. I think 2 ओवर में इनके 20-25 कुछ तो बन गए थे। और काफी तेज शुरुआत की थी ब्रैंडन किंग, शाई होप ने, बट थैंक्स टू कंगिसो रबाडा। बॉलिंग लाइनअप, क्या बॉलिंग है साउथ अफ्रीका की भाई, मजा आ गया देख के। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो स्लोअर वन साउथ अफ्रीका डाल रही थी, आई स्वेयर टू गॉड मैं भी उन्हें रीड कर पा रहा था, बट वेस्ट इंडीज वाले नहीं कर पा रहे थे बैठे बैठे। भाई लेकिन इस बात पे लुंगी एंगिडी, आई विल अगेन वुड लाइक टू से ही इज द बॉलर ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। क्या स्लोअर वंस, क्या वेरिएशन। अगर आप डेथ बॉलिंग देखे उसकी, क्या अमेजिंग बॉलिंग करी उसने 19th ओवर। आई थिंक ही बॉल्ड सेकंड लास्ट ओवर। वो जो डिप था बॉल में, पहली 3 बॉल आप 19th ओवर की डॉट गई थी। और ऊपर से रोमारियो शेपर्ड पकड़ ही नहीं पा रहे थे। ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, और वो खुद हंसने लगे थे कि भाई ये क्या बॉलिंग है। एंड ही इज अ बिग हिटर, ही कैन हिट लॉन्ग बॉल। और वो स्ट्रगल कर रहे थे जो पहली 3 बॉल फेंकी थी। आई बिलीव लुंगी एंगिडी इज समवन आई एम इन लव विद द वे ही इज प्लेड इन T20 वर्ल्ड। ऊपर से फॉर वेस्ट इंडीज इट वाज द हाईएस्ट एवर T20 8th विकेट पार्टनरशिप फॉर देम, and I think the way they came back into the game and was able to put a good respectable total, but मानना पड़ेगा the West Indies batting was good and definitely South African bowlers could have wrapped it up early, but मैं post match interview देख रहा था बॉश का शायद, और उन्होंने कहा था कि आफ्टर द न्यू बॉल थोड़ा सा पुराना हो रहा था, तो फिर बैटिंग करने में काफी आसानी हो रही थी। लेकिन अमेजिंग अंडर प्रेशर वेस्ट इंडीज केम अप विद अ वेरी गुड स्कोर। और साउथ दे मेड अ गुड कमबैक आफ्टर व्हाट हैपेंड इन फर्स्ट 10 ओवर्स। उम्मीद नहीं थी कि वो 177 बना पाएंगे, which was a respectable total, but I believe साउथ अफ्रीका को हराने के लिए उतनी फ्लैट पिच पे एटलीस्ट 200-225 कुछ तो चाहिए थे उसके हिसाब से। ऊपर से वेस्ट इंडीज की बॉलिंग भी थोड़ी सी एक्सपोज हो गई, क्योंकि हाँ बैटिंग में डेप्थ तो है, लेकिन बॉलिंग जो यंग यूनिट है वो पता चल रहा है कि वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। इस वजह से जो 175 का डिफेंडेबल टोटल अगर उन्हें करना था, तो उसके लिए सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग लगती है, और साउथ अफ्रीका का लीथल बैटिंग लाइनअप उसके सामने काफी कमजोर पड़ गई। Yeah, South Africa chased it very easily. I think they just lost 1 wicket. Eden Markram ने 82 बनाए, और रन्स नहीं थे, नहीं तो शायद वो 100 भी बना लेते। रायल रिकल्टन ने 45 बनाए और क्विंटन डिकॉक ने 47, and all of them almost played close to 150 to 200 strike rate. So माकरम की बैटिंग देखने में मजा आ गया। ऊपर से जो 190 के क्लोज टू का जो उनका स्ट्राइक रेट है, आई थिंक वो आते से ऐसा लग जाता है कि भाई इस पिच में वो
डग आउट से सेट होके आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट बॉल से जो वो मारने लगते हैं एंड ही इज सो गुड. आई फील ही इज गोना बी वेरी क्रूशियल गोइंग फॉरवर्ड कि साउथ अफ्रीका की सक्सेस के लिए अगर वो आगे जाके सेमीफाइनल्स फाइनल्स में ईडन मार्करम का अच्छा परफॉर्मेंस वुड रियली हेल्प देम. जस्ट थिंक अबाउट इट. अभी तो ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब, डेविड मिलर ये आए ही नहीं थे. उनकी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही. हम जैसे कहते हैं ये तीनों की तिगड़ी वो उनका तो जरूरत ही नहीं पड़ रही. पड़ा ही नहीं. I can comfortably see South Africa getting into the finals. Yes, absolutely. तो फिर यहाँ से हम फिर मूव किया जाए क्योंकि आई थिंक इंडियन बैटर्स को और जब इंडिया वो गेम खेलने भी आई होगी जिम्बाब्वे के सामने से बिकॉज वेस्ट इंडीज हार गई थी, डेफिनेटली इंडिया को एक जो एडेड कॉन्फिडेंस मिला होगा, एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो डेफिनेटली कम हो गया होगा क्योंकि उन्हें वो फिर वो स्ट्राइक रेट नेट रन रेट का इतना प्रेशर नहीं होगा बैक ऑफ द माइंड कि हमें जीतना तो है बट एक अच्छे मार्जिन से भी जीतना है. सो आई फील इंडिया के लिए ओवरऑल ये गेम वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो पहले हुआ वो काफ़ी एडवांटेजेस था. डेफिनेटली आई थिंक दे न्यू द टारगेट और उनको कोई रश नहीं करना था. हालांकि संजू सैमसन को शायद वो चीज समझ नहीं आई. उन्होंने काफी रश किया व्हेन ही गॉट अ चांस टू ओपन. नहीं, उस संजू पे आएंगे लेकिन आपको टॉस जीत के रजा का डिसीजन कैसा लगा? I'll be very honest, I don't see Zimbabwe winning against India. Zimbabwe की कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है but I feel like they haven't played with proper team like South Africa or India or even New Zealand. To be honest, वो जो एक्चुअल बिग बॉयज हैं उनके साथ उन्होंने खेला नहीं था. तो मुझे लगता है ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. टू बी ऑनेस्ट, उनके पास कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. उनके पास मुजर बानी है और उनके पास जो उनके ओपनर हैं मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बेनेट. दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल एंड दे आर वेरी गुड टैलेंट बट आई थिंक एज अ होल टीम शायद वो एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है. दे विल डू वेल इन फ्यूचर. यहाँ से वो आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं लेकिन अभी वो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इवन टू एन एक्सटेंड इंग्लैंड जहाँ पे है इस टाइम पे. नहीं, क्योंकि उनके साथ आई फील कि हाँ चेन्नई जैसे ग्राउंड में छोटा ग्राउंड है और हमेशा से इट्स बीन अ हाई स्कोरिंग विकेट ऑल द टाइम. तो थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज था कि जीत के उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया बट ईदर वेज आई थिंक इंडिया वाज वेरी हैप्पी टू बैट फर्स्ट और 2 कमबैक्स हुए ये लाइनअप में. जी हाँ, संजू सैमसन को खिलाया गया और उन्होंने ओपन किया. हाँ, आई थिंक गुड डिसीजन. I'll be very honest. To start with, I was like कि ईशान किशन जो कि फॉर्म में थे उनको ओपनिंग से नीचे 1 डाउन उतारना. फिर संजू की कोई और जगह बनती नहीं है तो आई थिंक उनका जो स्टार्टिंग में आई थिंक लास्ट 2 गेम्स में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि विकेट्स पहले ही ओवर में जा रहे थे. उसके वजह से काफी प्रेशर पड़ रहा था 3rd, 4th, 5th बैटर को. यहाँ पे संजू ने एटलीस्ट 2-3 ओवर जो टिक के एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट दे दिया. उसके बाद मैं फुटेज देख रहा था कि सब लोग संजू को काफी ड्रेसिंग रूम में जाके वहां पे भी हाउस एंड मेट चल रहा था. हाँ, काफी फेस बम्प्स दिए जा रहे थे. सो आई थिंक उनके से जो एक्सपेक्टेशन गंभीर भी स्माइल कर दिया बाय द वे उस दिन. गंभीर को स्माइल करने के लिए संजू सैमसन को ऐसे ही खेलना पड़ेगा. बट या जोक्स अपार्ट, आई थिंक वो टीम में वो खुशी दिख रही थी कि जो चीज उन्हें चाहिए थे संजू सैमसन से उन्होंने वो प्रोवाइड की. और आई फील अगर इंडियन टीम का एक्सपेक्टेशन संजू से यही है कि आके स्टार्टिंग में 15, 17, 20 बॉल खेल के अगर वो 30-35 रन भी दे देते हैं तो आई थिंक वो हमारे लिए एक अच्छा सेटअप कर देते हैं जिससे इंडियन टीम के जो मिडिल ऑर्डर को ज्यादा प्रेशर नहीं आता है वो अर्ली विकेट्स खोने का. तो फिर वो लोग भी आके मोमेंटम में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, खुल के खेल सकते हैं. सो आई थिंक संजू से जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफी उन पर खड़े उतरे हैं. आई थिंक वो क्लियर दिख रहा था कि वो मैसेज गया होगा संजू को कि हमें वो फ्री फ्लो स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है जो अभिषेक शर्मा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फॉर्म से इस समय, जो कि संजू सैमसन ने वो प्रोवाइड किया कल. और अभिषेक शर्मा के लिए भी एक अच्छा मैच रहा. हालांकि वो अभी भी हालांकि उन्होंने 55 बनाए हैं 30 बॉल पे, वो पूरी तरीके से वो फ्री फ्लो में दिखे नहीं जिस तरीके से अभिषेक शर्मा नॉर्मली खेलते हैं. बट मुझे लगता है कि इंडियन बैटर्स को फॉर्म में वापस आने के लिए जिम्बाब्वे से अच्छी बॉलिंग नहीं मिल पाती क्योंकि जिम्बाब्वे बॉलर्स काफी हिट द डेक वाले बॉलर्स है, काफी पेस से जाते हैं, ज्यादा वेरिएशंस नहीं है उनके पास फिलहाल. तो इस हिसाब से इंडियन बैटर्स अच्छे कॉन्फिडेंस में दिखे और वो वापस से
अपने मोमेंटम में आ पाए, जो कि डेफिनेटली उन्हें अभी वेस्ट इंडीज और सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के गेम में काफी हेल्पफुल होगा. Yeah, I believe Muzar Bani is one bowler who's pretty good, but yeah, I think they lack bit of experience. Or as you said, I think this was the perfect game for the Indian batters to come back in the form. ईशान किशन ने भी अच्छी बैटिंग की, 38 बनाए 24 पे. थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम रहा जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, बट आई थिंक जब वो आए हो तब उन्होंने काफ़ी उस हिसाब से बहुत अच्छी बैटिंग की. सूर्य कुमार यादव ने भी 33 बनाए 13 बॉल्स पे, तो प्रेटी वेल बैटेड. एंड हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, लाइक एवरीबडी स्कोर्ड. हाँ नहीं, बहुत अच्छी. आई थिंक बैटिंग वॉज रियली गुड फॉर अस. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ, आपको क्या लग रहा है कि यही टीम कॉम्बिनेशन के साथ हम वेस्ट इंडीज और सेमीफाइनल्स फाइनल्स में भी जाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आई डोंट सी संजू गोइंग नाउ. आई एम फीलिंग बैड फॉर रिंकू. ऑब्वियसली उनके कुछ पर्सनल, उनके आई थिंक फादर पास्ट अवे हो गए हैं, सो या वेरी सैड फॉर हिम. बट आई बिलीव, बिकॉज आई डोंट नो इफ ही विल बी प्लेइंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ गेम्स, तो हो सकता है कि अब यही टीम कॉम्बिनेशन रहे, क्योंकि वो जो एक जगह गई है वहां पे तिलक वर्मा को इट सीम्स मूव किया गया. आई थिंक अच्छा मूव था, बिकॉज रिंकू डेफिनेटली वो एंड में फिनिशर वाला रोल अच्छे से निभाते हैं. बट आई थिंक बिकॉज रिंकू पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. संजू के आने से कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आ गई है. अक्सर भी एक बहुत, आई थिंक हमें अक्सर के साथ ही जाना चाहिए. वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनते इस टीम कॉम्बिनेशन में. और अक्सर का जो एक्सपीरियंस है लोअर मिडिल ऑर्डर में काफी फ्लेक्सिबल है, और वो एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिन का भी बहुत अच्छा ऑप्शन देते हैं हमें. सो यू आर सेइंग दैट यू विल गो विद दिस टीम? आई विल डेफिनेटली गो विद दिस टीम. आई वोंट मेक एनी चेंजेस ओवर हियर, बिकॉज ओवरऑल बैलेंस लग रही है. हाँ, हल्की सी डेप्थ कम हो गई है, बट अगर हमारे स्टार्टिंग के 7 बैटर्स अच्छे से परफॉर्म्स करते हैं तो हमें वो एक्स्ट्रा बैटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और कहीं ना कहीं फॉर टीम इंडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे सूर्या ने भी कहा था कि पावर प्ले में गेम बिगड़ सकता है, बट पावर प्ले में गेम आप अच्छे से सेटअप कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं जल्दी विकेट जाए तो आपके हाथ से गेम जा भी सकता है. आई थिंक अगर रिंकू अवेलेबल है, आई विल स्टिल प्ले रिंकू इंस्टेड ऑफ तिलक वर्मा. तिलक वर्मा ने कल अच्छा खेला है, बट वी अगेन विल हैव टू रिमेंबर दैट वाज जिम्बाब्वे. ही इज नॉट अ फिनिशर. ही नॉर्मली बैट्स एट नंबर 3, नंबर 4. तो मुझे अभी भी लगता है कि क्योंकि संजू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तिलक वर्मा की मेरे हिसाब से अब जगह नहीं बनती है, और आई विल हैव रिंकू सिंह एज अ फिनिशर. ओके, अगेन ये काफी गंभीर सवाल है, और इसका जवाब भी गंभीर ही है. नहीं, बात तो सही की, बट चलिए बात करते हैं वेस्ट इंडीज के गेम के बारे में, क्योंकि आई थिंक जिम्बाब्वे के गेम में ज्यादा कुछ है नहीं. आई थिंक बिफोर वी मूव वी शुड डेफिनेटली मेंशन ब्रैन बेनेट. Absolutely. Yeah, he scored 97. He's almost scored a century, and he was not out. काफ़ी यंग है प्लेयर है बाय द वे ये. और इंडिया की इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक, जहाँ पे बुमराह है, जहाँ पे चक्रवर्ती है, जहाँ पे अर्शदीप है, हार्दिक पांड्या है, उनके सामने इतना कंपोजर शो किया और 97 बनाए. आई थिंक दैट वो काबिल तारीफ है. और बुमराह को भी काफी फ्रंट फुट पे आके अच्छे चौके छक्के मारे हैं, बिकॉज फर्स्ट ओवर में जब बुमराह आए थे, आई थिंक तीसरी बॉल पे ही शायद उनने चौका या छक्का मार दिया था, वो भी गुड इंटेंट दिखा के, ऐसा नहीं कि बस स्लॉग मार दिया. तो ओवरऑल आई थिंक उनकी बैटिंग काफी अच्छी गई. एंड डू यू नो द फैक्ट कि ये अभी तक T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बार आउट हुए? नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था. लाइक ही इज प्लेइंग रियली वेल. हाँ, गुड IPL पिक. या आई थिंक इज बिट अनलकी, बिकॉज अगर इस T20 वर्ल्ड कप के बाद ऑक्शन होता ना, तो काफी कुछ चेंजेस होते. लुंगियांगिडी को काफी पैसे मिलते. ब्रैन बेनेट को शायद कोई पिक करता. मुजर बानी आई थिंक ऑलरेडी किसी एक टीम में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स RCB. बट आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर हिम. बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी अ यंग मैन फ्रॉम जिम्बाब्वे डूइंग सो वेल. नहीं, अच्छा लगा. आई थिंक लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर जिम्बाब्वे फ्रॉम हियर. और आई थिंक हाँ, बॉलिंग में थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि 14-15 ओवर तक सिर्फ 3 विकेटें गिरे थी जिम्बाब्वे की. हाँ, पता था कि चेज नहीं कर पाएंगे, बट एज अ बॉलिंग यूनिट हमें थोड़ी और विकेटें पहले ले लेनी चाहिए थी.
या दैट्स द कंसर्निंग पार्ट. आई थिंक हमने जिम्बाब्वे के मैच को जीता है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इस मैच के बेसिस पे वी कैन नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज वेस्ट इंडीज के मैच पे लेट्स गो. Let's talk about Yeah. India West Indies because that is going to be one of the most crucial games. और यहाँ से तो हर गेम ही do or die है. It's like a knockout. It's a quarter final now. हाँ, we can ये say तो- जो भी जीता वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा. और वही है कि वेस्ट इंडीज भी अब रिवेंज मोड में होगी बिकॉज साउथ अफ्रीका के सामने काफ़ी डिसअपॉइंटिंग गेम था और आई थिंक उनमें भी दिखता है कि दे ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि कम बैक करे क्योंकि T20 में आई थिंक 2 times विनर भी रह चुके हैं. डैरिल सैमी भी उनके कोच हैं एंड विल डेफिनेटली बी गिविंग देम टिप्स टू हाउ टू कम बैक और दे नो हाउ टू बीट इंडिया. या आई बिलीव टीम की तरह खेल रहे हैं, वो काफ़ी दिख रहा है. लाइक दे आर प्लेइंग एज अ टीम, सारे इश्यूज को पीछे रख के, और अच्छी एक स्ट्रॉन्ग टीम है. मे बी एक दो प्लेयर्स थोड़े शायद वो इनिंग बिल्ड करने वाले उतने नहीं हैं, लेकिन फायर पावर की तो कोई कमी नहीं है. डेप्थ ऊपर से लेके नीचे तक डेप्थ आप आई थिंक नंबर 9-10 तक उनकी बैटिंग जाती है. जेसन होल्डर ने भी कल काफी अच्छे शॉट्स मारे, कुछ 48-49 रन्स मारे. तो दिखता है कि अंडर प्रेशर डीप बैटिंग करते हैं. वेस्ट इंडीज अगर मेरे ख्याल से अगर टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग. अगर वेस्ट इंडीज टॉस जीतती है तो आई थिंक दे विल बैट फर्स्ट, बिकॉज ऑब्वियसली वो क्लियर है कि वो अपनी बैटिंग पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. और उनको पता है कि अगर वो उनका वो फायर पावर 2-3 प्लेयर भी चल गए तो वो 200 के आसपास का स्कोर कर सकते हैं ईजिली. और एक प्रेशर वाले मैच में 200 रन भी बहुत होंगे. हालांकि उनको बुमराह और चक्रवर्ती मे बी नॉट इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ आफ्टर लास्ट कपल ऑफ गेम्स, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, तो वो देखने लायक होगा. आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस गेम. हाँ, एब्सोल्युटली. दोनों जगहों पे बैटिंग फायर पार की तो कमी है नहीं. और आई फील जो भी जीते टॉस दे शुड गो एंड बैट फर्स्ट, ऑलवेज पुट अप द स्कोर, बिकॉज एक बार आपने रन चढ़ा दिए स्कोर बोर्ड पर तो सामने वाली टीम को वो चेस करना ही है. तो प्रेशर तो होगा बिकॉज यहाँ से प्रीटी मच नॉकआउट की सिचुएशन है अगर आप जीतते हैं तो. और नेक्स्ट स्टेज पे वरना बाहर है. एक अच्छी चीज है कि नेट रन रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. वो कोई पंगा नहीं रह गया. नेट रन रेट से कोई मतलब नहीं है. आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लेने और आगे जाना है, तभी जाके आप सेमीफाइनल्स में जीत पाएंगे, खेल पाएंगे. बट अदरवाइज एनी प्लेयर to pick from those two teams, or maybe we can start from West Indies. Who do you think will be the most dangerous player? I think मैं कहना चाहूँगा कि हिटमैर अभी तक इतना कहीं ना कहीं आई थिंक वो उनको 1 डाउन आजकल वेस्ट इंडीज़ कह रही है. ही हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल. अगर वो चल जाते हैं क्योंकि उनने काफ़ी IPL गेम्स खेले इंडिया में, तो उन्हें पता है कि कैसे इंडियन कंडीशंस को खेलना. तो आई थिंक हिटमैर विल बी डेफिनेटली वन. और अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ वेस्ट इंडीज़ की, तो आई थिंक जेसन होल्डर की भी बात कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग उनसे भी एक्सपेक्ट मैं करूँगा एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर. Yeah, I also think Hetmeyer will be their main player, and then I think Hetmeyer अगर चलते हैं और अच्छा रन बनाते हैं तो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, बड़े मैचेस में IPL में भी खेलते हैं, तो आई थिंक he is their main player to look. रोमानियो शेपर्ड ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की, बट वो काफी थोड़ा डीप आता है. तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर उनकी बैटिंग जल्दी आ रही है तो दैट मींस दे आर इन ट्रबल, जैसे कि वो साउथ अफ्रीका के सामने थे. बट अगर वो ट्रबल में नहीं है, टॉप ऑर्डर में अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस देगा या अच्छा सेटअप देगा, तो मैं हिटमैर पे ज्यादा बैंक करूंगा. हाँ, रोमानियो शेपर्ड भी बहुत अच्छे फॉर्म में. आई थिंक ही इज लीथल. और वो तो पता चलता है कि बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं. हाँ, बॉलिंग में कहीं ना कहीं अभी he's a more of a batting all-rounder. बॉलिंग पार्ट टाइम करते हैं, बट उन्हें कल काफी यूज किया गया था साउथ अफ्रीका. नहीं, they use him like किसी भी टीम में वो खेलते हैं, वो 2 से 3 ओवर तो डालते हैं. अच्छे बॉलर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बैटिंग आई थिंक मेन मुझे काफी स्ट्रांग लगती है. वो तो हमने देख भी ली. हाँ, वो हमने देखा भी. आई थिंक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ कि बुमराह विल बी द मेन फैक्टर. वो आप चीट कोड हटा दीजिए, उसके अलावा ये तो ऑब्वियस है ना. ये तो ऑब्वियस ही बात है. ये बिल्कुल फेयर है. आई थिंक अगर मैं बुमराह को हटाऊं तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर वरुण चक्रवर्ती टू शाइन अगेन. लास्ट 2 मैचेस में थोड़ा, और मैं बॉलर पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पावर आई फील लाइक वेस्ट इंडीज वो 1 डायमेंशनल टीम है. अगर वो चल गए तो फिर वो पावर को मैच करना मुश्किल है. आई डोंट थिंक वी हैव दैट मेनी पावर
फुल बैट्समैन लाइक व्हाट वेस्ट इंडीज है, तो हमें उनको जो है वो अपनी बॉलिंग से ही मार देना पड़ेगा। सी वेस्ट इंडीज का हमेशा से क्या एक अच्छी बात है कि जैसे आपने कहा पावर, सो उनको हमेशा से बॉल को करेक्ट तरीके से टाइम करने का या हिट करने की कोई Yeah. ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पावर इतना है कि वो बॉल भले ही टाइम ना कर पाए फिर भी स्टेडियम के बाहर जाती है। Yeah. तो उस हिसाब से उन्हें हमें टैक्टिकली एक थोड़ा बेटर गेम प्लान के साथ जाना पड़ेगा, थोड़ा और होमवर्क करना पड़ेगा कि भाई इन्हें कौन से अच्छे एरियाज में डालें ताकि वहाँ पे हम उन्हें कनेक्ट करने का मौका ही ना दें, बीट ज़्यादा करें, वेरिएशंस काफ़ी देनी पड़ेगी, तभी जाके आप उनको बीट कर पाएंगे टैक्टिकली। क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं आपने उनके रेडार में कहीं भी बॉल डाली और अगर उनका बैट स्विंग इतना अच्छा है और जो पावर है उससे सीधी बॉल बाहर जाएगी, तो आप फिर आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तो यस, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बॉलिंग में हमें स्मार्ट बॉलिंग करनी पड़ेगी और तभी हम जाके उनके बैट्समैन को बीट कर पाएंगे और एक लो जो भी बैटिंग पहले या बाद में करें उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। Yeah, that's correct. Let's see what happens on Sunday. कुछ लोगों ने बोला बारिश का प्रेडिक्शन है, मैंने चेक किया कोई बारिश का प्रेडिक्शन नहीं है, बट इन केस अगर बारिश होती है तो वी विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। वेस्ट इंडीज विल क्वालिफाई बिकॉज दे हैव बेटर रन रेट। लेकिन मैंने चेक किया है कोलकाता में कोई बारिश नहीं है, तो प्लीज़ कोलकाता वालों भगवान से मनाओ, बिल्कुल एकदम सनी डे हो, मस्त रसगुल्ले खाओ, लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बारिश तो नहीं आए तो अच्छा है क्योंकि वरना मज़ा खराब हो जाएगा। बट फिर इसी से should we talk about briefly about who's going to be in semis from the other group? मैंने अगला ग्रुप देखा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है वही पाकिस्तान की पुरानी आदत दूसरे टीमों पे डिपेंड होना क्वालिफाई करने की, वो जाती नहीं है। वो नहीं जा सकती वो नहीं जाती क्योंकि फिलहाल अगेन फ्रॉम द अदर ग्रुप इंग्लैंड तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर ही रही है। qualify कर चुकी हाँ वो तो हो गई है। फॉर नेक्स्ट आई थिंक देर आर अगेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी है, बट so अभी के सिनारियो के हिसाब से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई कर सकती हैं। पाकिस्तान की चांसेस कम है क्योंकि इवन इफ न्यूजीलैंड आज हारती है इंग्लैंड से, आई थिंक आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है, अगर हारती भी है तो पाकिस्तान का रन रेट काफी हाँ नेट रन रेट से श्रीलंका को बीट करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है उसकी नौबत ही नहीं आएगी। आज न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देगी। इंग्लैंड हैव बीन, आई एम नॉट सेइंग इंग्लैंड ने अच्छा नहीं खेला है, बट थोड़ी सी लकी टीम रही है मुझे लगता है। दे हैवंट प्लेड द बेस्ट ऑफ द क्रिकेट एंड दे हैव ऑलरेडी रीच्ड टू द सेमीज। आई थिंक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे रहे हैं, सैम करन के हो, हैरी ब्रुक के हो, टॉम बैटन का था एक मैच में, तो वो मे बी सेमीफाइनल में वो पूरी टीम आके एक साथ खेल सकती है। यू नेवर नो, देर अ गुड टीम, बट मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड शुड बी एबल टू विन टुडे अगेंस्ट इंग्लैंड। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड विल प्ले गुड एंड दे आर एबल टू डिफीट इंग्लैंड, बट अगेन T20 फॉर्मेट है, हमेशा कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई एक प्लेयर चल जाए और कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यस T20 फॉर्मेट है। सो या लेट्स सी, बट मोटा मोटा तो यही लग रहा है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगा और हम दोनों में से एक को खेलेंगे। या सो इंग्लैंड न्यूजीलैंड वहाँ पे और हमारे ग्रुप में साउथ अफ्रीका और इंडिया होपफुली। तो आई बिलीव अगर इंडिया सेकंड क्वालिफाई करेगी सेमीज में तो न्यूजीलैंड से मैच होगा सेमीफाइनल में, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेट्स, बिकॉज वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच बाकी है, सो लेट्स वेट फॉर इट, क्योंकि उस मैच के बाद भी हम अपना रिव्यू लाएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे सेमीज में कैसे सिनेरियो बनेंगे। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर येट अनदर एपिसोड ऑफ हाउस दैट मेट। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा सो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके क्या थॉट्स है, आपको कैसा लगा ये वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का मैच, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच, और आपके क्या प्रेडिक्शंस है कि क्या हम सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। सो अगर ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट में हमें बता सकते हैं, बट अदरवाइज हम आपको मिलेंगे येट अनदर एपिसोड में, और तब तक के लिए हाउस दैट मेट।